चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो नंबर 3 विच इज़ अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने से पहले ही जो भी कस्टमर होता है वो बैंक के पास आता है और बोलता है कि आज जिस दिन मैं आया हूँ ना, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लीजिए। मान के चलो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 2 महीने बाद कस्टमर आता है बैंक के पास और बोलता है कि जो तीसरे मंथ के एंड में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसको आज ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3.1 यानी कि इम्पोर्टर का केस। इम्पोर्टर के केस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बैंक और इम्पोर्टर आपस में t=0 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंस यहाँ पर इम्पोर्टर की बात चल रही है तो इम्पोर्टर का फॉरेन करेंसी पेबल रहता है यूजुअली, यानी कि बाय करेगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ, उसमें ये लिखा हुआ है दैट द इम्पोर्टर हैज़ डन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो कस्टमर ट्रांजेक्शन होता है जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का है, जहाँ पर t=टू मैच्योरिटी को इम्पोर्टर फॉरेन करेंसी बाय कर लेगा, मतलब बैंक उसको फॉरेन करेंसी दे देगी और इम्पोर्टर होम करेंसी दे देगा बैंक को, जिसे हम कस्टमर ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसी चीज़ को कवर करने के लिए जो बैंक है वो कवर ट्रांजेक्शन करता है, जिसमें वो सेम पोजीशन लेता है जो इम्पोर्टर ने पोजीशन ली, यानी कि बैंक यहाँ पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट के साथ, और यहाँ पर भी बैंक फॉरेन करेंसी बाय करेगा फॉरवर्ड, यानी कि फॉरेन करेंसी मैच्योर डेट को ले लेगा और होम करेंसी दे देगा। तो इस तरीके से हमारे दो ट्रांजेक्शन हो गए, एक हो गया कस्टमर ट्रांजेक्शन और एक हो गया कवर ट्रांजेक्शन। अब इम्पोर्टर जो है he wants early delivery of foreign currency, that is he is ready to buy the foreign currency and sell the home currency now। इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो फॉरेन करेंसी परचेज तो करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट तो करना चाह रहा है लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा है, वो मैच्योरिटी डेट तक रुक नहीं सकता। तब क्या होगा, तब 3 ट्रांजेक्शन्स होंगे और ये 3 ट्रांजेक्शन्स ही अर्ली डिलीवरी समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ एक एक ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा? सबसे पहला ट्रांजेक्शन तो ये होगा कि जब बैंक के पास इम्पोर्टर आएगा कि सर जी आज ही मुझे फॉरेन करेंसी दे दो, तो बैंक बोलेगा हाँ रुको, तो बैंक के पास फॉरेन करेंसी होना भी चाहिए। तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, बिफोर t=टू मैच्योरिटी, यानी कि जिस दिन इम्पोर्टर बैंक के पास आया, बैंक इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में फ़ोन करेगा और बैंक फ़ोन पर ये बोलेगा कि उसको फॉरेन करेंसी स्पॉट बाय करना है। तो इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में जो भी सामने वाली पार्टी होगी वो उसको फॉरेन करेंसी दे देगी, यानी कि बैंक फॉरेन करेंसी स्पॉट बाय कर लेगा और उसके बदले में होम करेंसी स्पॉट सेल कर देगा। मतलब स्पॉट यानी कि जिस दिन इम्पोर्टर बैंक के पास आया उसी दिन बैंक स्पॉट फॉरेन करेंसी बाय कर लेगी और स्पॉट होम करेंसी सेल कर देगी। अब बैंक के पास फॉरेन करेंसी आ चुका है, यानी कि अब इम्पोर्टर की बात सुनी जा सकती है। यानी कि इम्पोर्टर कह रहा है कि सर मुझे आज ही फॉरेन करेंसी दे दो, तो बैंक ने बोला हाँ ठीक है ले लो। तो कौन से रेट पे? तो जो अग्रीड रेट था उसी रेट पे, यानी कि जो सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन होगा वो अग्रीड रेट पे होगा, यानी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इम्पोर्टर और बैंक के बीच में, यानी कि जिस रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था इम्पोर्टर ने और बैंक ने, उसी रेट पे जो बैंक है वो फॉरेन करेंसी इम्पोर्टर को दे देगी और इम्पोर्टर होम करेंसी लाके दे देगा बैंक को। तो पहला ट्रांजैक्शन होगा कि बैंक ने सबसे पहले अपने पास फॉरेन करेंसी लाया और दूसरा ट्रांजैक्शन होगा कि इम्पोर्टर ने यही फॉरेन करेंसी बैंक से ले ली और बैंक ने उसको फॉरेन करेंसी दे दी और होम करेंसी ले ली। अब बैंक ये सोच रहा है कि कस्टमर ट्रांजैक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया। कस्टमर ट्रांजैक्शन क्या था? फॉरेन करेंसी देना, होम करेंसी लेना। तो कस्टमर ट्रांजैक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब कवर ट्रांजैक्शन का क्या करें? तो अब बैंक को न चाहते हुए भी कवर ट्रांजैक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिंस हम कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बैंक कैंसिल कर देगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बैंक को रिवाइज्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो बैंक ने जो ओरिजिनल पोजीशन ली थी वो थी बाय फॉरेन करेंसी। ये देखिए, ये रहा आपका कवर ट्रांजैक्शन, और कवर ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा होगा कि बैंक ने फॉरेन करेंसी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सिंस ओरिजिनल पोजीशन बैंक ने ली थी टू बाय द फॉरेन करेंसी,
रिवाइज पोजीशन बैंक लेगी टू सेल द फॉरेन करेंसी। कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैच्योरिटी डेट के पहले ही बैंक इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट जा रहा है और कह रहा है कि उसे कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अर्ली कैंसलेशन का केस हो गया। और अर्ली कैंसलेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट यूज़ करेंगे टी इज इक्वल टू बैलेंस मैच्योरिटी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था कस्टमर के साथ, कस्टमर 2 महीने बाद आया और बोला मुझे अर्ली डिलीवरी चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसी दिन, मतलब 2 महीने बाद वाले दिन जिस दिन कस्टमर आया सामने, उस दिन स्पॉट मार्केट में फ़ोन लगाएगा, स्पॉट मार्केट से फॉरेन करेंसी ले लेगा और फॉरेन करेंसी इंपोर्टर को दे देगा। तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब जो तीसरे ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कवर रेट पे जो कवर ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैंसिल होने जा रहा है। इसमें क्या होगा? अब ये कौन से रेट पे कैंसिल होगा? तो ये कैंसिल होगा फॉरवर्ड रेट फॉर द बैलेंस मैच्योरिटी, यानी कि अभी मेरे पास कितने महीने बचे? तो 1 महीना बचा, 2 महीने तो बीत गए, 1 महीना बचा। तो 1 महीने का जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वाला जो रेट होगा, उस पे क्या करेगा बैंक? तो बैंक करेगा सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। तो हमारे सामने 3 ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं और 3 अलग अलग रेट पे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। पहला ट्रांजेक्शन है स्पॉट मार्केट में जो बैंक करेगी, जो कि होगा स्पॉट रेट पे। दूसरा ट्रांजेक्शन है जो इंपोर्टर के साथ बैंक करेगी, वो होगा अग्रीड रेट पे। और तीसरा ट्रांजेक्शन है जो बैंक और इंटर बैंक मार्केट के बीच में होगा, विच इज़ द कैंसलेशन ऑफ द कवर ट्रांजेक्शन, वो होगा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट फॉर द बैलेंस मैच्योरिटी। नाउ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन यही 3 ट्रांजेक्शन्स के रेट को यूज़ करके सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम क्या निकालते हैं कि इंपोर्टर का नेट आउटफ्लो कितना होने वाला है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इंपोर्टर क्या करना चाह रहा है? इंपोर्टर करना चाह रहा है होम करेंसी देना और फॉरेन करेंसी लेना चाह रहा है, यानी कि इंपोर्टर के जेब से तो पैसा जाएगा, होम करेंसी में जाएगा। लेकिन क्या बैंक कुछ और पैसा नहीं वसूलेगा ये सब करने के लिए? तो बैंक बहुत सारा पैसा वसूलेगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैंक कस्टमर को बोलेगा कि दे दे भाई, होम करेंसी दे दे, फॉरेन करेंसी ले ले, जो हमारी बात हुई थी। तो परचेज कॉस्ट ऑफ कस्टमर is equal to foreign currency payable multiply by the actual forward rate which is the agreed rate which will be in the nature of home currency per foreign currency। हम ये फॉर्मेट इस तरीके से बना रहे हैं ये अज्यूम करते हुए कि फॉरेन करेंसी बेस करेंसी है और होम करेंसी प्राइस करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी पेबल मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट विच इज़ द अग्रीड रेट, जो कि सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन है। ये रहा सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला आउटफ्लो कस्टमर के लिए होने वाला है कि वो फॉरेन करेंसी ले लेगा, होम करेंसी दे देगा, यानी कि इतना होम करेंसी दे देगा फर्स्ट नंबर पॉइंट में। दूसरा है बैंक को स्वैप लॉस होने वाला है। स्वैप लॉस निकलेगा 1 और 3 ट्रांजेक्शन को कंपेयर करते हुए, यानी कि 1 - 3। 1 - 3 का मतलब होगा बाय फॉरेन करेंसी स्पॉट माइनस सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये निकलेगा कि बैंक ने फर्स्ट ट्रांजेक्शन यानी कि फॉरेन करेंसी एक रेट पे बाय किया होगा और फॉरेन करेंसी एक रेट पे सेल किया होगा, यानी कि बैंक ने फॉरेन करेंसी बाय किया स्पॉट और बैंक ने फॉरेन करेंसी सेल किया फॉरवर्ड। मतलब बैंक ने कुछ ना कुछ परचेज किया और कुछ ना कुछ सेल किया। तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड सेल रेट है, यानी कि जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो कम होगा और जो फॉरेन करेंसी स्पॉट जो बैंक ने बाय किया वो ज़्यादा होगा। यानी कि बैंक को फॉरेन करेंसी स्पॉट बाय करना महंगा पड़ गया और उसने सेल कर दिया फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। मतलब कुल मिला के बैंक ने कोई चीज़ महंगी खरीदी और सस्ती बेची, तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ स्वैप लॉस हो गया। दिस होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद द फॉरेन करेंसी पेबल टू अराइव एट स्वैप लॉस ऑफ द बैंक। ये जोड़ दिया जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कस्टमर को कितना आउटफ्लो होगा, मतलब कस्टमर से बैंक का क्या क्या पैसा वसूलेगी। तो सबसे पहले तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए थे उतना पैसा वसूलेगी, यानी कि होम करेंसी। दूसरा स्वैप लॉस वसूलेगी। तीसरा में बैंक को दया आ गई, यानी कि इंटरेस्ट इनकम और नेट कैश इनफ्लो टू द बैंक, यानी कि 2 - 1 एक्चुअल फॉरवर्ड रेट विच इज़ द अग्रीड रेट माइनस बाय करना पड़ा फॉरेन करेंसी स्पॉट 2 - 1 इंटू फॉरेन करेंसी पेबल।
तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कंपेयर किया जा रहा है कि बैंक को डॉलर बाय करना फ्रॉम द इंटर बैंक हमेशा सस्ता पड़ता है, और बैंक उसमें कुछ ना कुछ अपना ब्रोकरेज जोड़ के सामने कोट देती है। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन को आप कंपेयर करेंगे तो बैंक ने जो स्पॉट फॉरेन करेंसी बाय किया होगा वो पक्का इस फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड रेट से कम होगा। यानी कि बैंक को फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो हो जाएगा। यानी कि बैंक सस्ता फॉरेन करेंसी बाय करेगी स्पॉट और महंगा फॉरेन करेंसी बेच देगी फॉरवर्ड, फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंड सेकंड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा कि बैंक को कुछ ना कुछ नेट कैश इनफ्लो होगा। ये नेट कैश इनफ्लो है आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अग्रीड वाला सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन माइनस बाय फॉरेन करेंसी स्पॉट वाला फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन इनटू फॉरेन करेंसी पेबल, और इस पर जो बैंक ने इंटरेस्ट कमाया होगा जो कि हो सकता है इनफ्लो रेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बैलेंस मैच्योरिटी अपॉन 12 मंथ्स, इतना पैसा बैंक कम वसूलेगी कस्टमर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर कस्टमर नहीं आता बैंक के पास अर्ली डिलीवरी के लिए तो बैंक को इस तरीके का नेट कैश इनफ्लो नहीं हो पाता। तो सिंस बैंक को इतना नेट कैश इनफ्लो नहीं हो पाता, वो इंटरेस्ट इनकम नहीं कमा पाती, तो अच्छा नहीं होगा कि बैंक इंटरेस्ट इनकम भी वसूले। किससे वसूले? बैंक कस्टमर से वसूले। तो इसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, मतलब इतना पैसा कम लिया जाएगा कस्टमर से। इसके अलावा कुछ फ्लैट चार्जेस होते हैं फॉर अर्ली डिलीवरी लाइक 100 रुपये 200 रुपये, वो ऐड कर दिए जाएंगे और वो भी कस्टमर से वसूला जाएगा। तो नेट आउटफ्लो ऑफ द कस्टमर हमारे पास आ जाएगा पहला नंबर पॉइंट, प्लस कर देंगे सेकेंड नंबर पॉइंट, माइनस कर देंगे थर्ड नंबर पॉइंट और प्लस कर देंगे फोर्थ नंबर पॉइंट। तो आपके पास आ जाएगा नेट आउटफ्लो ऑफ द कस्टमर, यानी कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व होता है अर्ली डिलीवरी वाला क्वेश्चन, जहाँ पे हमने पहला केस डिस्कस किया विच वॉज इम्पोर्टर केस, जिसमें ये जो मैंने आपको बातें बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्ली डिलीवरी को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो 3 ट्रांजेक्शन पर फोकस करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्पॉट मार्केट वाला बैंक और इंटर बैंक का, सेकेंड वाला है इम्पोर्टर और बैंक के बीच का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला, और थर्ड है बैंक का कवर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देना। ये 3 ट्रांजेक्शन पर ध्यान देना है, इन 3 ट्रांजेक्शन के एक्सचेंज रेट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा अर्ली डिलीवरी का। ठीक है, नोट, कंसिडरिंग द कोड प्राइस करेंसी पर बेस करेंसी विच विल बी इन द नेचर ऑफ बेस करेंसी इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी एंड प्राइस करेंसी इज इक्वल टू होम करेंसी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट में ये माना गया है कि फॉरेन करेंसी इज बेस करेंसी, होम करेंसी इज प्राइस करेंसी, इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं वो काम कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। On 19th January, Bank A entered into forward contract with a customer for a forward sale of $7,000 delivery 20th March at rupees 46.67 per डॉलर। मतलब बैंक ए ने क्या किया? बैंक ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पे बैंक सेल करेगा डॉलर, यानी कि कस्टमर बाय करेगा फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर, यानी कि कस्टमर हमारा एक इम्पोर्टर नेचर का हो गया, यानी कि उसका फॉरेन करेंसी पेबल है, तभी वो बाय करना चाह रहा है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। ऑन द सेम डे इट कवर्ड इट पोजीशन बाय बाइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द मार्केट ड्यू 19th मार्च एट द रेट ऑफ 46.655 पर डॉलर। यानी कि मैंने कहा था कि जिस दिन बैंक कस्टमर ट्रांजेक्शन कर लेता है उसी दिन बैंक कवर ट्रांजेक्शन कर लेता है। तो सिंस बैंक ने क्या ट्रांजेक्शन किया? बैंक ने ट्रांजेक्शन किया इम्पोर्टर के साथ यानी कि कस्टमर के साथ कि बैंक दे देगा फॉरेन करेंसी और ले लेगा होम करेंसी। तो बैंक क्या करेगा? अब बैंक वही पोजीशन लेगा जो इम्पोर्टर यानी कि कस्टमर ने ली थी, यानी कि अब बैंक बाय कर लेगा फॉरवर्ड यानी कि फॉरेन करेंसी लेने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और होम करेंसी देने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बैंक ने अपने आप को कवर कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है डिलीवरी 20th मार्च, यहाँ पे लिखा है ड्यू 19th मार्च, मतलब कुल मिला के बैंक ये कोशिश कर रहा है कि उसको एक दिन पहले फॉरेन करेंसी आ जाए। यानी कि अगर सब कुछ सही चलेगा तो 19th मार्च को जो बैंक है वो फॉरेन करेंसी ले लेगा और होम करेंसी दे देगा, और अगले दिन जिस दिन कस्टमर आएगा यानी कि 20th मार्च, उस दिन कस्टमर को फॉरेन करेंसी दे देगा और होम करेंसी ले लेगा। ठीक है, तो एक दिन का फ़र्क है।
तो ये बैंक इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि एक दिन का भी गैप ना हो, जिस समय कस्टमर आ जाए उस समय उसको फॉरेन करेंसी दे दिया जाए। बट फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम इस बात को इग्नोर कर देंगे कि 19 मार्च है 20 मार्च है, हम एक सिंगल डेट को लेके चलेंगे। मैं लेके चलूँगा 19 मार्च। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि कस्टमर के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें मैच्योरिटी डेट 19 मार्च है और कवर ट्रांजेक्शन भी 19 मार्च को हुआ है। ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर अच्छे से समझना है तो वैसा मानना पड़ेगा। और 19 फरवरी मतलब 19 जनवरी के एक महीने बाद यानी कि 19 फरवरी द कस्टमर अप्रोचेज द बैंक एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्ली डिलीवरी ऑफ डॉलर्स। रेट्स प्रिवेलिंग इन द इंटर बैंक मार्केट ऑन दैट डेट आर एज अंडर। स्पॉट दिया हुआ है रुपये पर डॉलर 46.5725/5800। मार्च का 46.3550 3650। तो मार्च का क्या है ये, तो ये मार्च का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आज कौन सा दिन है, तो आज 19 फरवरी है। तो आज से अगर एक महीने बाद की बात करेंगे यानी कि एक महीने फॉरवर्ड की बात करेंगे तो हम मार्च की बात करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो ऑफ फंड्स इज 16% एंड ऑन इनफ्लो ऑफ फंड्स इज 12%। फ्लैट चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी आर 100 रुपये। वॉट इज द अमाउंट दैट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन द ट्रांजेक्शन। नोट कैलकुलेशन शुड बी मेड ऑन मंथ्स बेसिस दैन ऑन डेज बेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे मंथ टाइप का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कि हुआ यूँ कि t इज इक्वल टू 0 यानी कि 19 जनवरी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर और बैंक के साथ। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कस्टमर है वो इम्पोर्टर नेचर का है यानी कि फॉरेन करेंसी पेबल है। एक महीने बाद कस्टमर आता है यानी कि इम्पोर्टर आता है 19 फरवरी को अर्ली डिलीवरी मांगने, और मैच्योरिटी डेट जबकि था 19 मार्च, तो उसको 19 मार्च को आना चाहिए था। वो 19 फरवरी एक महीना पहले ही आ गया और मुझसे डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी मांग रहे। तो क्या होगा, तो अगर सब कुछ सही चलता तो क्या होता, इम्पोर्टर जो है जिसका फॉरेन करेंसी पेबल है, जिसने बाय किया हुआ है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बाय किया हुआ है डॉलर फॉरवर्ड, इम्पोर्टर 19 मार्च को बैंक के पास आता, बैंक उसको $7,000 दे देती और बैंक को इम्पोर्टर ₹46.67 पर डॉलर के रेट से रुपया दे देता। और बैंक ने ये $7,000 कहाँ से लाए, तो बैंक ने $7,000 19 मार्च को ही इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट से ले लिए थे। कौन से रेट पे, तो ₹46.655 पर डॉलर के रेट पे। तो बैंक 46.655 पर डॉलर के रेट से रुपया दे देता, $7,000 ले लेता 19 मार्च को, और $7,000 इम्पोर्टर को दे देता और इम्पोर्टर से 46.67 रुपीज़ पर डॉलर कलेक्ट कर लेता। ये वाला मेरा कस्टमर ट्रांजेक्शन है और ये मेरा कवर ट्रांजेक्शन है। नाउ इम्पोर्टर वांट्स अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज ही इज़ रेडी टू बाय द फॉरेन करेंसी एंड सेल द होम करेंसी नाउ यानी कि 19 फरवरी। तो बैंक तो मान गया, बट बैंक 3 ट्रांजेक्शन करेगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन ये करेगा कि इम्पोर्टर को बैठाएगा और जाके फॉरेक्स मार्केट में यानी कि स्पॉट मार्केट में कॉल लगाएगा। स्पॉट मार्केट में बैंक बोलेगा कि उसको स्पॉट फॉरेन करेंसी बाय करना है। कौन से दिन को, तो 19 फरवरी को। 19 फरवरी को अगर इंटर बैंक मार्केट की बात करेंगे तो इंटर बैंक मार्केट में अगर आपको डॉलर बाय करना है यानी कि यहाँ पर मेरी फॉरेन करेंसी बेस करेंसी है और जो मेरी प्राइस करेंसी है वो होम करेंसी है, तो अगर आपको डॉलर बाय करना है यानी कि बेस करेंसी बाय करना है, और बेस करेंसी बाय करने का रेट होता है आस्क रेट विच इज़ 500 फॉर द बैंक। यानी कि बैंक को इंटर बैंक मार्केट में कोट मिल जाएगा ₹46.500 पर डॉलर का। तो बैंक मान जाएगा और बोलेगा ठीक है, मुझे तुम फॉरेन करेंसी दे दो, मैं तुमको 46.500 पर डॉलर के रेट से रुपया दे दूंगा। तो बैंक होम करेंसी दे देगा, फॉरेन करेंसी ले लेगा, पहला ट्रांजेक्शन ओवर। अब बैंक के पास $7,000 आ गए यानी कि फॉरेन करेंसी आ गई। अब इम्पोर्टर को बोला कि ठीक है इम्पोर्टर, तुम फॉरेन करेंसी ले लो, मुझे 46.67 विच इज़ द अग्रीड रेट यानी कि विच इज़ द अग्रीड फॉरवर्ड रेट के रेट पे मुझे होम करेंसी दे दो। तो इम्पोर्टर $7,000 ले लेगा और 46.67 रुपीज़ पर डॉलर के रेट पे होम करेंसी दे देगा बैंक को। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन ओवर। थर्ड ट्रांजेक्शन है कि बैंक को कवर ट्रांजेक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। कौन सा कवर ट्रांजेक्शन, तो ये वाला ट्रांजेक्शन जहाँ पे बैंक ने बोला था कि 19 मार्च को वो $7,000 ले लेगा
और 46.655 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से रुपया दे देगा। तो सिंस बैंक ने ओरिजिनल पोजीशन ली थी बाय फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, अब यहाँ पे उसको रिवाइज पोजीशन लेनी पड़ेगी विच इज सेल फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ होगा, तो अर्ली कैंसलेशन का केस है, यानी कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टी इज इक्वल टू बैलेंस मेच्योरिटी विच इज सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड का रेट यूज़ करना पड़ेगा। टी यहाँ पे 1 मंथ है, क्योंकि एक महीना पहले यानी कि 19 फरवरी को बैंक कवर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर रहा है। तो अगर बैंक कवर ट्रांजेक्शन 19 फरवरी को कैंसिल कर रहा है, यानी कि मैच्योरिटी डेट के एक महीना पहले कैंसिल कर रहा है, तो 19 फरवरी को ही उसको सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड यानी कि सेल फॉरेन करेंसी 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन से रेट पे, तो मार्च वाला जो रेट दिया हुआ है यही आपका 1 मंथ फॉरवर्ड रेट है। कौन सा ट्रांजेक्शन करना है, तो सेल फॉरेन करेंसी वाला करना है। सेल फॉरेन करेंसी यानी कि सेल बेस करेंसी, और फॉरेन करेंसी यानी कि बेस करेंसी सेल होती है बिड रेट पे इन द इंटरबैंक मार्केट फॉर द बैंक। तो यहाँ पर रेट होगा 46.3550। तो 46.3550 आपका एक्सचेंज रेट हो गया। तो अभी तक हमने 3 ट्रांजैक्शन कर लिए और 3 अलग अलग रेट पे ट्रांजैक्शन कर लिए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ बैंक का स्पॉट मार्केट में 46.5800 पे। दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ इंपोर्टर के साथ 46.67 रुपीज़ पर डॉलर पे। और तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ 46.3550 रुपीज़ पर डॉलर पे। अब कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट दैट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन। So now particulars and amount purchase cost of the customer is $7,000 मल्टीप्लाई बाय 46.67 रुपीज़ पर डॉलर। ये सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन का रेट है, यानी कि अग्रीड फॉरवर्ड रेट है। तो कस्टमर से बैंक 326690 तो वसूलेगी। बैंक को कुछ ना कुछ स्वैप लॉस हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन के बीच। चलिए समझते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में बैंक को होम करेंसी देना पड़ गया 46.5800 पे, यानी कि बैंक को $1 पड़ा 46.58 पे। थर्ड ट्रांजेक्शन में बैंक को फॉरेन करेंसी सेल करना पड़ गया 46.3550 पे। तो कुछ इस तरीके से हुआ कि बैंक को फॉरेन करेंसी पड़ी 46.58 पे और बैंक ने सेल कर दिया 46.355 पे। तो बैंक ने महंगा खरीदा, 46.58 पे $1 खरीदा और 46.355 $1 बेचा। तो बैंक को स्वैप लॉस हो गया ऑन $7,000, यानी कि 1575 रुपीज़ बैंक को स्वैप लॉस हो गया। ये वाला भी रुपया बैंक वसूलेगी कस्टमर से, बट बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम हो गया ऑन द नेट कैश इनफ्लो सेकेंड ट्रांजेक्शन माइनस फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ये समझते हैं कि अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन का रेट और सेकेंड ट्रांजेक्शन के रेट को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि बैंक ने फॉरेन करेंसी बाय किया 46.58 पे और 46.67 पे अग्रीड रेट पे इंपोर्टर को डॉलर दे दिया। तो बैंक को कुछ ना कुछ बीच में पैसे बच गए विच इज़ 46.67 रुपीज़ पर डॉलर माइनस 46.5800 रुपीज़ पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय $7,000। इतना बैंक को नेट कैश इनफ्लो हो जाएगा और इस पर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाएगी। कितना कमाएगी, तो बैंक के लिए इनफ्लो ऑफ फंड्स पे इंटरेस्ट होता है 12%। तो बैंक 12% कमा लेगी फॉर हाउ मच टाइम, तो फॉर 1 मंथ, क्योंकि एक महीना ही पड़ा हुआ है मैच्योरिटी डेट पे। तो एक महीने के लिए बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। ये अराउंड 6 रुपीज़ 30 पैसा होगा, बहुत ही कम अमाउंट है। तो इतना पैसा बैंक कम वसूलेगी कस्टमर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लैट चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी 100 रुपये। ये देखो 100 रुपये अर्ली डिलीवरी फ्लैट चार्जेस। तो नेट आउटफ्लो द कस्टमर आएगा 328,358.70। दिस इज द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि बैंक 326,690 जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट था उतना होम करेंसी तो लेगी कस्टमर से, लेकिन साथ ही साथ कुछ और पैसा लेगी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो टोटल पैसा बैंक कस्टमर से वसूलेगी 328,358.70। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन इन द केस ऑफ एन इम्पोर्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिनेरियो नंबर 3 का 3.1 विच वॉज इम्पोर्टर केस वो तो डिस्कस कर लिए।
अब 3.2 देख लेते हैं, एक्सपोर्टर केस। एक्सपोर्टर के केस में क्या होता है, एक एक्सपोर्टर होता है जिसका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होता है। मेरे एग्जांपल में मैं एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। कोई ऐसा बंदा जो एक्सपोर्टर नहीं है उसका भी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो सकता है, ठीक है। बट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और इम्पोर्टर और फॉरेन करेंसी पेबल को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। जो एक्सपोर्टर है जिसका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है उसको यानी कि फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी आनी है, उसने सेल किया फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर डेट में, यानी कि T=M को वो फॉरेन करेंसी लाके बैंक को दे देगा और होम करेंसी ले लेगा, यानी कि ये कस्टमर ट्रांजैक्शन हो गया। इस कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक करेगा कवर ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जहाँ पे बैंक T=मैच्योरिटी को फॉरेन करेंसी दे देगा, होम करेंसी ले लेगा। नो एक्सपोर्टर वांट्स अर्ली डिलीवरी ऑफ होम करेंसी, उसको जल्दी जल्दी होम करेंसी चाहिए। इज़ रेडी टू सेल द फॉरेन करेंसी एंड बाय द होम करेंसी नाउ। तो बैंक ने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन 3 ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन बैंक क्या करेगा, बैंक इंटर बैंक मार्केट में फ़ोन करेगा और बोलेगा कि बैंक को स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल करना है। तो इम्पोर्टर से फॉरेन करेंसी का बैग ले लेगा, बैंक अंदर चला जाएगा और अंदर जाके फ़ोन करेगा कि फॉरेन करेंसी सेल करना है स्पॉट, तो उसको एक रेट मिल जाएगा और बैंक फॉरेन करेंसी दे देगा, होम करेंसी ले लेगा। उसके बाद एक्सपोर्टर को बैंक होम करेंसी दे देगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो गया कि बैंक स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल करेगा और स्पॉट होम करेंसी बाय कर लेगा इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में, यानी कि स्पॉट मार्केट में। दूसरा ट्रांजैक्शन ये है कि बैंक ने जो अग्री किया था, मतलब बैंक और एक्सपोर्टर के बीच में जो अग्रीड रेट था ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस रेट पे बैंक होम करेंसी दे देगा, फॉरेन करेंसी ले लेगा। अब बैंक को लग रहा है कि ये जो कवर ट्रांजैक्शन किया था फ्यूचर डेट में, यानी कि T=M को फॉरेन करेंसी देने का और होम करेंसी लेने का, इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि बैंक कवर ट्रांजैक्शन कैंसिल कर लेगा। कैंसिलेशन का मतलब होता है रिवर्स पोजीशन ले लेना। तो रिवर्स बोलो या रिवाइज्ड बोलो एक ही बात है। तो रिवाइज पोजीशन ले लेना या रिवर्स पोजीशन ले लेने का मतलब ये है कि ओरिजिनल पोजीशन का उल्टा कर लेना। बैंक ने यहाँ पर सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि पोजीशन ली थी सेल फॉरेन करेंसी। अब बैंक बाय फॉरेन करेंसी वाला पोजीशन ले लेगी। कौन से एक्सचेंज रेट पे, तो सिंस यहाँ पर अर्ली कैंसिलेशन का केस है तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट T= बैलेंस मैच्योरिटी वाला रेट यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर बैंक बाय कर लेगी फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। तो जितना भी टाइम बचा होगा मैच्योरिटी डेट को, उतने टाइम का बैंक जो है बाय फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। तो कुल मिला के 3 ट्रांजेक्शन हुए और 3 एक्सचेंज रेट मुझे मिल गए। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल करना और होम करेंसी ले लेना, तो स्पॉट मार्केट का रेट हो जाएगा। दूसरा होगा एक्सपोर्टर के साथ फॉरवर्ड रेट, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लेना, फॉरेन करेंसी ले लेना, होम करेंसी दे देना। और तीसरा होगा कवर ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देना, यानी कि बाय कर लेना फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कस्टमर को बैंक पैसा देगी कितना। देखो यहाँ पर बैंक पैसा देगी होम करेंसी, बट बैंक उसमें से कुछ ना कुछ पैसे काट लेगी तो कम पैसा देगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि बैंक एक्चुअली में कस्टमर को कितना पैसा निकाल के देगी। तो सबसे पहला जो प्रोसीड्स है, यानी कि सेल प्रोसीड्स कस्टमर को जो होना है वो होना है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल के कारण। तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट विच इज़ द अग्रीड रेट विच इज़ इन द नेचर ऑफ होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। तो प्राइस करेंसी पर बेस करेंसी हम लेके चल रहे हैं, यानी कि बेस करेंसी फॉरेन करेंसी के बराबर है और होम करेंसी प्राइस करेंसी के बराबर है। इतना होम करेंसी इनफ्लो होना चाहिए कस्टमर को, बट इसमें से कुछ ना कुछ पैसे काट दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। अगला आ रहा है स्वैप लॉस ऑफ बैंक। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 3-1, यानी कि बाय किया था फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड और सेल किया था फॉरेन करेंसी स्पॉट। तो थर्ड ट्रांजैक्शन और फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखना है। थर्ड ट्रांजैक्शन में बैंक क्या कर रहा है, बैंक कर रहा है फॉरेन करेंसी बाय फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट में स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है। मतलब बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी स्पॉट यानी कि आज सेल कर रहा है
और फ्यूचर डेट में फॉरवर्ड बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यूजुअली ये देखा गया है कि बैंक को महंगा पड़ जाता है ऐसा करना, यानी कि बैंक को जो फॉरेन करेंसी बाय करना पड़ा फॉरवर्ड में दैट इज़ मोर, एंड फॉरेन करेंसी जो उसने सेल की स्पॉट दैट इज़ लेस। तो बैंक को जो प्रोडक्ट है विच इज़ दी फॉरेन करेंसी वो उसने महंगा बाय किया और सस्ता बेच दिया, तो बैंक को स्वैप लॉस हो गया। तो स्वैप लॉस जो भी होगा बैंक को वो कस्टमर से वसूलेगी, यानी कि जो भी उसको होम करेंसी देना है उसमें से काट देगी। तो स्वैप लॉस ऑफ द बैंक माइनस कर दिया जाएगा। थर्ड है यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस और नेट कैश आउटफ्लो टू द बैंक, यानी कि 2 - 1। तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट यानी कि अग्रीड रेट माइनस सेल फॉरेन करेंसी स्पॉट इनटू फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन और फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन दोनों को कंपेयर करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल हो जा रही है और सेकेंड ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी बाय हो जा रही है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल का रेट है वो कम है और जो अग्रीड रेट था फॉरेन करेंसी वो ज़्यादा है। तो सिंस बैंक ने महंगा फॉरेन करेंसी बाय किया फॉरवर्ड एक्सपोर्टर से और उनको सस्ता पड़ गया स्पॉट फॉरेन करेंसी सेल करना, बैंक को यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो बैंक कस्टमर से नेट कैश आउटफ्लो वसूलेगी नहीं, उस पर जो उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बियर करना पड़ गया होगा वो वसूलेगी। तो मल्टीप्लाई बाय द आउटफ्लो रेट परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस मैच्योरिटी अपॉन 12 मंथ्स, ये भी जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट भी बैंक वसूल लेगी कस्टमर से, यानी कि ये भी पैसा नहीं देगी। और फ्लैट चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी भी माइनस कर देगी। अब जो काट पीट के पैसा बचा दैट इज़ द नेट इनफ्लो ऑफ द कस्टमर, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर फ्रॉम द बैंक। तो बैंक ने इतना पैसा इतना होम करेंसी निकाल के दे दिया कस्टमर को, इतना सारा पैसा काट के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है एक्सपोर्टर का केस इन द केस ऑफ अर्ली डिलीवरी।